नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, अपने कक्षा 10 में चल रहा था केंद्र सरकार, जिसके अंदर अपने लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद का अध्ययन अपन कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय जो है वह सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है। सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग कौन माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट। यह देश का यानी भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। अंतिम अपीलीय न्यायालय यानी किसी भी न्यायालय के जो निर्णय के विरुद्ध जो अंतिम अपील है वह अपन कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। जो कहाँ स्थित है? भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, यानी दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के गठन की। इस सुप्रीम कोर्ट का गठन किन किन बिंदुओं के आधार पर हुआ है, कैसे कैसे इसका गठन हुआ है तथा इसकी संरचना किस प्रकार की है, इसके बारे में अपन एक एक करके क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गठन के अंदर कि इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों, बता सकते हो? जब सुप्रीम कोर्ट में पहली बार जो न्यायाधीशों की संख्या थी वह थी 8। फर्स्ट बार थी 8 न्यायाधीश थे, एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश, 1 + 7 अन्य। एक मुख्य न्यायाधीश था, 7 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन बाद में इसकी संख्या को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। कब? 2008 में। 2008 में इसकी संख्या को बढ़ा दिया गया। संख्या कर दी गई कितनी? टोटल 31। टोटल संख्या कर दी गई 31, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश थे। दोबारा रिपीट करता हूं दोस्तों, न्यायाधीशों की संख्या सर्वप्रथम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो गठन हुआ था उसमें न्यायाधीशों की संख्या थी 8, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश के रूप में। लेकिन सन 2008 में इनकी संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया 31 और जिसमें एक न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश थे। दोस्तों, न्यायाधीशों की जो संख्या है वह बढ़ाने का जो अधिकार है वह किसको दिया गया है? भारतीय संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। संसद है इन न्यायाधीशों की संख्या को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। इनकी संख्या को बढ़ा सकती है। यह अधिकार केवल और केवल किसके पास है? संसद के पास है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं क्या क्या योग्यताएं उनके अंदर होनी चाहिए? न्यायाधीशों में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? जो सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना जरूरी है, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को अगर न्यायाधीश बनाया जाए, जज बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाए, वह भारत का नागरिक होना आवश्यक होता है। दूसरी जो शर्त है दोस्तों जो योग्यता होगी वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश का काम कर चुका हो, यानी एक या एक से अधिक न्यायालय में वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश का कार्य कर चुका हो, न्यायाधीश के रूप में वह कार्यरत रह चुका हो, या किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वह वकील रह चुका हो, 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो। और राष्ट्रपति की नजर में अगर कोई व्यक्ति कानून का अच्छा ज्ञाता होता है उसे भी सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, न्यायाधीश है, वह बनाया जा सकता है। तो ये थी न्यायाधीश की योग्यता। भारत का नागरिक हो, एक या एक से अधिक न्यायालय में, उच्च न्यायालय में क्या हो, 5 वर्ष तक का वह न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या किसी भी हाई कोर्ट में वह 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो, या राष्ट्रपति की नजर में वह कानून का अच्छा ज्ञाता हो, वह व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है। ये थी इनकी योग्यता। अब गठन के बाद बात करते हैं दोस्तों कार्यकाल की। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल।
सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है दोस्तों, उसका कार्यकाल 65 वर्ष तक की आयु तक वह अपने पद पर रह सकता है। 65 वर्ष की आयु तक, यानी उसकी आयु अगर 65 वर्ष तक हो जाए जज की, वहां तक वह पद पर बना रह सकता है। बात करते हैं शपथ की। शपथ उसको कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, उसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। वह अन्य जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? अन्य जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। अन्य जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ, यानी अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। यानी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है तथा मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का क्या करता है? कार्य करता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का स्थान, यानी स्थान कहाँ निर्धारित किया गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 130 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य कार्यालय है वह दिल्ली में घोषित किया गया। अनुच्छेद 130 के अनुसार कहाँ होगा कार्यालय? दिल्ली में होगा, यानी इसकी जो मुख्य पीठ है वह कहाँ होगी? दिल्ली में होगी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको पद से कैसे हटाया जाए। पद से हटाने का क्या प्रावधान है? पद से हटाने का क्या प्रावधान है उसके बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वह अगर पद का दुरुपयोग या संविधान के जो नियमों का वो जो उल्लंघन करता है, तो उल्लंघन करने पर उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उस जज को पद छोड़ाया जा सकता है। यानी वह उस जो जज है उसको पद छोड़ना पड़ता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वह अपने पद का क्या करे? दुरुपयोग करे या संविधान का उल्लंघन करे, तो महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसको उसके पद से विमुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। यही वह महाभियोग है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, वही प्रक्रिया है ये। अब अगला है जो न्यायाधीशों पर क्या क्या प्रतिबंध होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन पर क्या क्या प्रतिबंध होते हैं, यानी क्या क्या उनकी लिमिटेशन होती है, क्या उनकी बाध्यताएं होती है, क्या उनको करना जरूरी होता है। तो बात करते हैं प्रतिबंधों की कि न्यायाधीशों पर कौन कौन से प्रतिबंध होते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो कोई भी जज है जो पद से हटने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे अन्य कोई जो जज है उनमें से कोई भी हो, वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। यह इसकी प्रतिबंध है कि वह पद छोड़ने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। वकालत नहीं कर सकता, ये इसका क्या है? प्रतिबंध है, इसकी लिमिटेशंस है। दोस्तों आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, कार्य तथा शक्तियों की कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं, कौन कौन से कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं और कौन कौन सी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, उनके बारे में अपन आगे बात करते हैं। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, कार्य तथा शक्तियों की। तो इसमें पहला है प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार। दोस्तों प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या बातें आती है उनके बारे में एक एक करके अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। दोस्तों भारत सरकार या किसी भी राज्य के बीच का जो विवाद होता है वह कहाँ रखा जाता है? प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। भारत सरकार या राज्य के बीच कोई भी विवाद हो तो उसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनको रखा जाता है। जब भारत के राज्यों के बीच कोई भी विवाद हो, दूसरा है भारत के जो राज्य है उनमें कोई भी जो विवाद हो वह भी इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आता है।
जब मूल अधिकारों के उल्लंघन की बात आती है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन हो तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो वह सीधा कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यानी प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकारों में अपन अध्ययन करते हैं कि भारत सरकार या किसी भी राज्य के बीच क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो उनका जो विवाद है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं या उनमें देखे जाते हैं। प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है उनके अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। भारत के जो राज्य है उनमें आपस में अगर कोई विवाद हो जाए तो भी इसका निपटारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत किया जाता है। और अगर मूल अधिकारों के उल्लंघन की बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति है वह सीधा कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरा है दोस्तों अपीलीय। अपीलीय क्षेत्राधिकार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के राज्यों के उच्च न्यायालय के खिलाफ, यानी सुप्रीम कोर्ट राज्यों के उच्च न्यायालयों के खिलाफ अपील सुनता है। कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट सुनता है। जब राज्य के जो उच्च न्यायालय है उनके बारे में जो अपील है, उनके खिलाफ जो अपील है वह सुप्रीम कोर्ट सुनता है। यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। कौन? सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का क्या है? अंतिम अपीलीय न्यायालय है। तीसरा बात जो क्षेत्राधिकार है वह है परामर्श संबंधी कार्य। दोस्तों अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या क्या मांग सकती है? सलाह मांग सकती है। दोबारा रिपीट करता हूं, अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या सलाह मांग सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे या राष्ट्रपति परामर्श मांगे यह कोई जरूरी नहीं है। जो किसमें आता है? परामर्श संबंधी के कार्यों में आता है। अभिलेख न्यायालय दोस्तों अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए जो भी निर्णय हैं उनको सबूत या साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखना पड़ता है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसले सुनाता है उसके जो निर्णय होते हैं उनके सबूत या साक्ष्य उनको सुरक्षित रखने पड़ते हैं। कौन कहता है? अनुच्छेद 129 यह बात कहता है। इनको कभी भी आगे प्रस्तुत करना पड़ सकता है, यानी आगे कभी भी अगर दोबारा से इसको रीओपन किया जाए तो वापस इसको प्रस्तुत करना पड़ सकता है। इनके ऊपर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट जो बात कहता है उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है, दंड का प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए जो भी फैसले हैं उनके साक्ष्य तथा सबूतों को सुरक्षित रखना पड़ता है। इनसे संबंधित कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इनके ऊपर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर दंड का प्रावधान है। अगला जो पॉइंट है वह है अपील की अनुमति देना। अगला जो कार्य है वह है अपील की अनुमति देना। सुप्रीम कोर्ट सैनिक न्यायालय को छोड़कर अपने यहाँ सभी न्यायालयों के विरुद्ध अपील की क्या देता है? अनुमति देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट केवल सैनिक न्यायालयों को छोड़कर किसी भी न्यायालय के विरुद्ध अपील की अनुमति देता है। किसी भी न्यायालय के विरुद्ध अपील है वह सुप्रीम कोर्ट में रखी जा सकती, केवल सैनिक जो न्यायालय है उनको छोड़कर। तो लास्ट है वह है मूल अधिकारों का रक्षक।
मूल अधिकारों का रक्षक। मूल अधिकारों का रक्षक। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट देश के नागरिकों के मूल अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है तथा उल्लंघन करने से उनको रोकता है। इसके लिए वह विशेष प्रकार के आदेश या तथ्यों को या लेख को जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट देश के नागरिकों के मूल अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है तथा उल्लंघन होने से उनको रोकता है, यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन होने से रोकता है। इसके लिए कुछ आदेश या लेख जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो देखते हैं कौन कौन से लेख जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट है वह 5 प्रकार के लेख जारी करता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। देखो, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, परमादेश। तीसरा है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। चौथा है प्रतिषेध, प्रतिषेध। और पांचवा है अधिकार रक्षा, अधिकार रक्षा। ये 5 प्रकार के जो लेख हैं या जो आदेश हैं वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। यदि कब? सुप्रीम कोर्ट जब नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है और उनके उल्लंघन को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश या लेखों को जारी करता है, जिनमें 5 लेखों के बारे में उल्लेख मिलता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार रक्षा। अब एक क्वेश्चन और इसमें कई बार पूछा जाता है, छोटी सी परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। वह है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों न्यायिक यानी न्याय से संबंधित, पुनर्अवलोकन यानी दोबारा उसका क्या किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है। अगर साधारण तौर पे अपन देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला सुनाया गया उसका अवलोकन वह दोबारा भी कर सकता है। अपन ये साधारणतः इससे अर्थ लगाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है वह अनुच्छेद 131 और 132, अनुच्छेद 131 व अनुच्छेद 132, इन 2 अनुच्छेदों के अनुसार, यानी सुप्रीम कोर्ट है वह अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए जो भी कानून होते हैं उसकी वैधता की वह क्या कर सकता है, जांच कर सकता है कि वे संविधान के अनुसार सही है या गलत है, या सही रूप से वह कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास यह भी अधिकार होता है कि वो अपने द्वारा सुनाए गए फैसले को कभी भी बदल सकता है। यह अधिकार केवल और केवल किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा जो बनाए गए जो कानून है उनकी वैधता की जांच वह कर सकता है कि वे संविधान के अनुसार गलत हैं या सही है, या सही रूप से चलाए जा रहे हैं या नहीं चलाए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट के पास यह भी अधिकार होता है कि वह अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी फैसले को कभी भी बदल सकता है। ये सभी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिए हुए होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो अपना चैप्टर है केंद्र सरकार वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और आपको सही समय पर जब हम अपलोड करें तुरंत आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो आसानी से देख सके। दोस्तों वर्तमान परिस्थितियों में जो देश है उसमें लगातार मतलब जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से आतंक छाया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आपकी सुरक्षा ही सबसे पहला आपका जो अधिकार है वह आपकी स्वयं की सुरक्षा है। आप स्वयं लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें और अपने परिवार तथा स्वयं की रक्षा के साथ साथ संपूर्ण देश को इस महामारी के दौर से गुजरने से आप ही बचा सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप घर में रहें और
हम आपके लिए लेके आएंगे। समय मिलते ही आपके साथ अलग अलग चैप्टर्स के साथ, अलग अलग तरह के वीडियोस के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।